क्यों रघुराम राजन को भारत के सुपर पावर बनने से दिक्कत है? भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? हम सुपर क्यों बनना चाहते, मतलब क्यों बनना चाहते हैं? क्या भारत एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है या क्यों भारत को एक सुपर पावर बन जाना चाहिए? But can the world's largest democracy really become the next great superpower? भारत को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए 2.5 फ्रंट्स पर लड़ाई करनी है। भारतीय सेना 2.5 मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। कैसे भारत के कुछ लोग भारत की इस बढ़ती साख से दुखी हैं? क्यों भारत के कुछ लोग भारत को ही तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों भारत की संसद पर अटैक करने वाले लोग भगत सिंह बना दिए जाते हैं? ये सब जानेंगे, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक टर्म और रिपीट कराया जाए एज अ गवर्नर, पर 2014 में सरकार बदली और 2015 में रघुराम राजन का टर्म समाप्त होते ही उन्हें हटा दिया गया। तब से अब तक रघुराम राजन के मुखमंडल से जो कुछ भी निकला है वो एक सम्मानित व्यक्ति के मुख से नहीं निकलना चाहिए था। कल लल्लन टॉप में रघुराम राजन से पूछा गया कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, और यह प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। यह प्रश्न आया क्योंकि करंट गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन इस बात को पुश कर रही है कि भारत ने सुपर पावर बनने का एक लक्ष्य रखा है। 2047 की टाइमलाइन भी रखी गई, पर कई मिनिस्टर्स का मानना है कि उससे पहले ही यह अचीव हो जाएगा। पर रघुराम राजन का इस प्रश्न पर उत्तर कुछ चौंकाने वाला है। भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? हम सुपर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब क्यों बनना चाहते हैं? उससे क्या करेंगे हम? और देशों को मारेंगे और इंसल्ट? यहां से प्रतीत होता है कि रघुराम राजन जी को मात्र यह लगता है कि मिलिट्री शक्ति को ही सुपर पावर बनना कहते हैं। भारत 2036 तक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर देख रहा है, नॉलेज महाशक्ति बनने की ओर भी भारत देख रहा है। पर इन सब को यदि भारत अचीव करता है तो भारत दूसरे देशों को मारेगा। ये कैसे कहा जा सकता है? पता नहीं कौन सा लॉजिक है, पर रघुराम राजन स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ऐसा ही होता दिखता है। अभी थोड़े दिन पहले रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देखते हुए कहा कि हम बहुत ही लकी होंगे यदि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% तक भी पहुंच जाए तो। भारत की ग्रोथ 7.8% और 7.6% रही पहले 2 क्वार्टर्स में। अब ये ग्रोथ देखकर इस पर रघुराम राजन से प्रश्न किया गया तो उन्होंने ऊट पटांग गोल मोल कुछ भी बोल दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे बढ़ा, विश्व वैसे बढ़ा, इसलिए भारत भी ऐसे बढ़ा, जिसका कुछ सिर पैर नहीं होता। अभी जीडीपी का डेटा आया रिसेंटली। राहुल गांधी से बातचीत में आप कह रहे थे कि अगले साल हम लकी होंगे अगर हम 5% भी अचीव कर लेते हैं। हमने इस क्वार्टर में 7.6% अचीव किया। मतलब आज के दिन रघुराम राजन के साथ ऐसा खेल हो रहा है कि आज सुबह उन्होंने प्रेडिक्शन की कि रेट्स जो हैं वो एलिवेटेड ही रहेंगे, फेड उन्हें अगले साल मार्च अप्रैल में ही कट करेगा, और शाम तक फेड ने निर्णय ले लिया कि नहीं, रेट्स को अभी कट कर देते हैं। अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि इस व्यक्ति ने यदि कुछ बोल दिया तो मान के चलो उसका उल्टा ही होगा। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। भाई साहब ने 2013 में प्रेडिक्ट किया रिसेशन आने वाला है, नहीं आया। फिर 2014 में फिर से प्रेडिक्ट किया रिसेशन आने वाला है, नहीं आया। फिर 2015 में उन्होंने कहा नहीं, इस बार तो पक्का ही आने वाला है, नहीं आया। 2016 में भाई साहब सो गए और 2017 में जागते ही इन्होंने कहा इस साल तो रिसेशन आएगा ही आएगा, नहीं आया। 2018 में भी फिर से इन्होंने कह दिया इस बार रिसेशन पक्का आएगा, प्रार्थना भी की कि रिसेशन आ जाए, नहीं आया। अभी थोड़े दिन पहले मोदी सरकार ने लड्डू बांटे होंगे क्योंकि रघुराम राजन ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा, जो कि मोदी सरकार का सपना है। रघुराम राजन के अनुसार केवल और केवल एक गठबंधन की सरकार ही अच्छे रिफॉर्म्स कर सकती है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। ये जो कोalition गवर्नमेंट्स हैं उनको कंसल्ट करना तो मजबूरी है। वो एक कहावत है ना कि आई लाइक माई कॉफी स्ट्रॉन्ग एंड माई गवर्नमेंट वीक। अब मतलब इस विषय पर हम क्या बोले? भारत में हजारों प्रोजेक्ट्स केवल गठबंधन को बचाने के लिए बलि चढ़े हैं, पर इन्हें लगता है वही सही है। धीरज साहू के विषय में इनसे पूछा गया, जिनके घर में 500 करोड़ कैश मिला है, तो इन्होंने उसे भी जस्टिफाई कर दिया। Because government can always call up the people who gave the opposition and say, आपने इनको क्यों दिया? That is my worry. I'm not saying it happens. It is my worry that this, because it's non-transparent, but because Indian secrecy is not that strong. Correct.
तो ये एक अनफेयर एडवांटेज Unfair advantage to the ruling और ये party. इंडिपेंडेंट है ऑफ बीजेपी. आई थिंक whoever is incumbent, if this is the process, will always have a leg up. Leg up. So they will get clean money. The opposition will have to use dirty cash. भाई साहब ने आजकल पॉलिटिकल लाइन भी बोलनी शुरू कर दी है. दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रू अप इन. क्योंकि इनके अनुसार PLI स्कीम्स अंबानी अडानी को बेनिफिट करने के लिए ही है. ऐसे अनेकों महान स्टेटमेंट रघुराम राजन ने दी हैं जिन्हें बताने बैठे तो 2024 का चुनाव समाप्त हो जाएगा. तो बेटर है इनकी स्टेटमेंट से हट के भारत की ग्रोथ स्टोरी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. भारत को सुपर पावर नहीं बनना चाहिए. भारत सुपर पावर बनकर क्या करेगा? इसका उत्तर जानने से पहले यह जानना चाहिए कि क्या भारत सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ भी रहा है या नहीं. भारत की GDP रैंकिंग 2004 में 12वें नंबर पर थी. 2013 में ये 10वें नंबर तक पहुंची और इस समय 2023 में भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है. जितना ऊपर आप जाते जाते हैं एक एक पायदान चढ़ना उतना कठिन होता जाता है. और ऐसे में दुनिया भर की एजेंसीज भारत का प्रोजेक्शन तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में कर रही हैं. विश्व के अधिकांश बड़े देश मंदी, रिसेशन और महंगाई की मार झेल रहे हैं. ऐसे में IMF जैसी संस्थाएं भारत को इकलौता ब्राइट स्पॉट बता चुकी हैं और भारत में GDP ग्रोथ के आंकड़े जो हैं वो 7.5% को फांद रहे हैं. विश्व में मंदी खत्म होने पर इनमें और तीव्रता आ सकती है. तो ऐसे में तीसरी बड़ी इकोनॉमी के स्पॉट तक भारत 2026-27 तक भी पहुंच सकता है. भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़ का था. 2022-23 में ये बढ़ के 16,000 करोड़ फांद गया, यानी 23 टाइम्स, 23 गुना. और 2024-25 तक का टारगेट 35,000 करोड़ का, यानी $5 बिलियन का रखा गया है. पर ये देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ का जो ये टारगेट है ये केवल ब्रह्मोस ही पूरा कर देगी 2025 तक. संक्षेप में कहने का अर्थ यह है कि हथियार इंपोर्ट करने वाला भारत आज अपने हथियार बनाने लगा है और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो भी भारी मात्रा में. भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें UPI, अकाउंट एग्रीगेटर, आधार, ONDC, डिजी यात्रा, डिजी लॉकर जैसे अनेक इनिशिएटिव्स आते हैं, उसे वैश्विक संस्थाएं अप्रिशिएट कर रही हैं. सत्य नडेला के अनुसार भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत आगे है. गूगल के अनुसार US को भी UPI जैसे सिस्टम अपने देश में लागू करने चाहिए. यदि केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2010 तक जिस देश में 500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज भी नहीं थे, वहां आज लगभग 30,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज पर किसी ना किसी लेवल पर काम चल रहा है. फ्रेट या माल ढोने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं. वंदे भारत जैसी ट्रेन्स तेजी से बढ़ रही हैं. रेलवे के ट्रैक्स बदलने का कार्य भरपूर मात्रा में चल रहा है और अनेकों नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. यदि विदेश नीति की बात करें तो भारत आज वैश्विक स्तर पर वो स्टैंड ले रहा है जो पहले संभव भी नहीं था, कल्पना में भी संभव नहीं था. यानी भारत के फेवर वाले स्टैंड, उदाहरण के लिए रूस से तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता था, भारतीयों के फेवर में था, तो वो कार्य किया गया. चाहे US या अन्य पश्चिमी शक्तियां भारत को कितना भी मजबूर करती रही और कहती रही कि नहीं, रूस से मत खरीदो, इसके बावजूद भारत के रिलेशंस पश्चिम या मिडल ईस्ट के देशों से मजबूत होते गए. भारत को क्षति पहुंचाने वाले विदेशी धरती पर बैठे लोग आज अननोन लोगों द्वारा मारे जा रहे हैं. इसके पीछे कौन है हम नहीं जानते, पर यह हो रहा है. इन सब बातों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत में समस्याएं नहीं हैं या भारत की समस्याएं समाप्त हो गई हैं. पश्चिम की तुलना में भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है. पर एक बात स्पष्ट है कि जिस दिशा में भारत आगे भाग रहा है वो सही है और रूस, चीन या अमेरिका इसी दिशा में आगे भागकर सुपर पावर बने थे. उधर रघुराम राजन जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं है. वो उनके मस्तिष्क की कल्पना के आधार पर भारत के भविष्य का नैरेटिव बनाना है, जिस नैरेटिव के आधार पर प्रयास होता है भारत की नीची तस्वीर बनाने का प्रयास, जो कि बार बार फेल हो रहा है. पर क्या केवल रघुराम राजन ही हैं जो भारत को नीचे खींचने वाले ये नैरेटिव बनाने में प्रतीत होते हैं? जी नहीं, पूरी एक सूची है इन लोगों की जिनके बारे में आगे देखते हैं. यदि किसी को लग रहा हो कि भारत के बढ़ते कदमों के बारे में एकदम उल्टा मात्र रघुराम राजन या कुछ पॉलिटिशियन ही बोल रहे हैं, तो आप कदाचित ठीक नहीं हैं.
यह कार्य डिफरेंट लेवल्स पर चल रहा है। जैसे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट जो कि अब एनडीटीवी को छोड़ चुके हैं और यूट्यूब पर अपना हुनर दिखा रहे हैं, ये धरती पर उतरते हैं और लोगों से पूछते हैं। आपने प्रदर्शन देखा, आपने जो संसद में हुआ, इन प्रदर्शनकारियों ने भगत सिंह का मॉडल जो 1929 में भगत सिंह ने किया था असेंबली में, वो बम गिर के धुआं फेंका, तो आप इसको कितना जायज मानते हैं कि भगत सिंह को की तरह प्रदर्शन करना क्या जायज है? संसद में अटैक करने वाले लोग भगत सिंह हैं, ठीक है, यदि हैं तो इन सभी को फांसी दे देनी चाहिए। और यदि इसके विपरीत आपको समझ में आता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ चुनी हुई सरकार है और हर 5 वर्षों में सरकार चुन सकते हैं, जैसा अंग्रेजों के समय बिल्कुल नहीं था, तो अंग्रेजों के शासनकाल में किए गए कार्य और आज के समय में किए गए सिमिलर कार्य जस्टिफाइड नहीं हो सकते। कल को कोई व्यक्ति भारतीय राजस्व को चुराने का प्रयास करता है, आप तो ये बोल दोगे कि भगत सिंह ने भी तो काकोरी में सरकारी खजाना लूटा था। कल को कोई सरकारी पदाधिकारी को मार देता है तो आप तो कह दोगे कि भगत सिंह ने भी तो सॉन्डर्स को मारा था। और ऐसे ही तो आप आज तक नक्सल्स द्वारा किए गए कार्यों को जस्टिफाई करते आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जोराम, वो नक्सल टेररिज्म को इतनी सफाई से जस्टिफाई करती दिखेगी जिसे इनके जैसे लोग पक्ष भी देंगे ताकि लोग अधिक से अधिक इस फिल्म को देखें। ऐसे असली नक्सल जो हैं वो बनते कैसे हैं, कहां से आते हैं, नक्सलों को मारा कैसे जा रहा है? एक ऐसे समय में जब नक्सल आतंक 77% तक गिरा है 2010 के कंपैरिजन में, एक ऐसी फिल्म को बनाना जो नक्सल आतंक को जस्टिफाई करे, वो किस ओर इशारा करती है? या फिर संसद पर अटैक करने वाले लोगों को ये कहकर लेजिटिमाइज कर देना कि वो तो बेचारे जॉब मांग रहे थे, ये किस ओर इशारा है? इसके अलावा देवदत्त पटनायक जैसे लोग ये दूसरे तरीके से भारत को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बार बार कुछ ऐसी बात करेंगे कि भारत का सामाजिक ढांचा कोलैप्स कर जाए। जैसे इन्होंने कहा कि दलितों को जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में घुसना अलाउड नहीं है, जो कि सरासर गलत है। और इस बात को कहने के लिए देवदत्त पटनायक के ऊपर FIR भी दर्ज हुई, पर फिर भी ये व्यक्ति नहीं माना और बार बार यही बात कहता रहा। ये व्यक्ति बीच बीच में आकर राम जी को नेपाल का बताता रहेगा, जिससे देश में और अराजकता फैलेगी कि यदि राम जी नेपाल से थे तो अयोध्या में जन्म स्थान कैसे हो सकता है, इसीलिए वहां मंदिर नहीं बन सकता है। और देवदत्त पटनायक भाई साहब की नॉलेज तो इतनी तगड़ी है कि इसने अपनी पुस्तक में भगवान की डेफिनेशन लिखी है, जिसमें इसने भगवान शब्द को 2 टुकड़ों में बांटा, भागवान। फिर इसने भाग का अर्थ बताया स्लाइस और वान का अर्थ बताया जिसे पता हो, यानी जिसे सभी स्लाइसेस के बारे में पता हो वो भगवान है। भाई साहब, भगवान की संधि भाग जमा वान नहीं होगी, भग जमा वान होगी। ये तो वैसे भगवान की ही दया थी कि भाई ने भाग को स्लाइस लिया, नहीं तो भाई भाग को रनिंग भी ले सकता था। भाई ने फिर अपनी पुस्तक में समाधि की भी डेफिनेशन बताई, समा जमा आदि, अर्थात समा होता है क्लासिकल म्यूजिक का फर्स्ट बीट और आदि होती है ओरिजिन। अरे भाई साहब, वो समाधि है, समाधि नहीं। भाई साहब, द दीवार और ध से धनिया, इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है? मतलब ये भी कमाल है कि जिस बच्चे ने नर्सरी ढंग से नहीं पढ़ी वो हमें हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा सीधा पढ़ा के हमें तोड़ रहा है। इसके अलावा हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा कभी वो राम मंदिर के डिसीजन के बाद उसे कोसते हुए दिखते हैं कि मैं तो हिंदू हूं, मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा, और उसके कारण बताते हैं अजीबोगरीब। अभी 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत गई, तो एक नॉर्थ और साउथ की बहस छिड़ गई। रामचंद्र गुहा ने उसी दिन कांग्रेस या लेफ्ट को पक्ष देते हुए एक ट्वीट लिखा जिसमें वो भारत द्वारा साउथ पर या फिर साउथ ऑफ इंडिया पर अत्याचार करने की बात कह रहे थे। एक इतिहासकार के रूप में आप इस बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि भारत साउथ ऑफ भारत के ऊपर अत्याचार कर रहा है। रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर जैसे लोगों ने भारत में यह स्थापित कर दिया था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके कारण नॉर्थ साउथ का डिवाइड और गहरा हो गया था। और आज जब राखी गढ़ी के कंकालों का सर्वेक्षण हुआ और उससे पता चला कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी फॉल्स है, गलत है,
तब भी ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण में द्रविड़ के नाम पर ही पॉलिटिक्स जारी है और रामचंद्र गुहा जैसे लोग आज भी इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं। जिस रोमिला थापड़ को यह नहीं पता कि सम्राट अशोक पहले आए थे या फिर महाभारत के युधिष्ठिर, वो रोमिला थापड़ भारत की सबसे बड़ी इतिहासकार बन के बैठी है और आर्यन इन्वेजन जैसी अनेकों बातें कर रही है। पर ये सभी एक विदेशी नैरेटिव को ही आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। नवंबर 2023 में फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ। नॉर्मैंडी फॉर पीस नाम की एक संस्था के द्वारा इसे कराया गया। इसे आप नोबेल प्राइज की तरह एक प्राइज देने वाली संस्था मान सकते हैं। क्या टॉपिक थे इस सम्मेलन के? टॉपिक था, क्या भारत अगली सुपर पावर है? प्रश्न के रूप में क्या पूछा जा रहा था वह देखिए। Was the absence of President Xi to the detriment of Modi's foreign policy? और इस प्रश्न के उत्तर कैसे कैसे आ रहे थे, एक अंश देखिए। And one knows that Arab citizens in Israel don't have the same rights as Jewish citizens in Israel. So there is a model that is also emerging in India. Slowly, Muslims or Christians are becoming second-rate citizens, not represented in the majority parliamentary group, in the lower chamber. There's not one. They don't have a spokesperson in most institutions in India today, because controlling the street and society is one of the things that the Hindu society is doing. क्या भारत अगली सुपर पावर है? इस विषय पर यदि डिस्कशन होना है तो अधिक बात होनी चाहिए कि इकोनॉमी पर क्या हो रहा है, भारत इकोनॉमी पर क्या कर रहा है, सरकार क्या फ्यूचरिस्टिक स्कीम्स ला रही है या नहीं, भारत अपना डिफेंस कैसे मजबूत कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी पर क्या हो रहा है। पर यहां बात किसकी हो रही है? हिंदू अधिपत्य की भारत के ऊपर, जो कि तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया कुछ समय पहले जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। यहां से भी मैसेज आया हिंदू सुप्रीमेसी का, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट हिंदुओं के मंदिर तक सरकारी कंट्रोल में हैं, जबकि मस्जिदें, दरगाहें, गुरुद्वारे या चर्च कम्युनिटी के कंट्रोल में हैं। हिंदू तो इस लड़ाई को लड़ ही नहीं पा रहा है, सुप्रीमेसी कहां से लाएगा? तो ये सम्मेलन और ये नैरेटिव्स वेस्ट में भी चलते हैं, वहां भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ही ये नैरेटिव पैदा करते हैं और उस नैरेटिव के अराउंड फिर भारत के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी अपनी अपनी बातें करते हैं। ऑफ कोर्स यहां प्रयास जनरलाइज करने का नहीं है, प्रयास केवल ये कहने का है कि जो आपको भारत में कुछ लोग करते दिखते हैं वही बाहर भी किया जाता है। और इसके ऊपर सीडीएस विपिन रावत ने कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन। तो वो आधा फ्रंट कौन सा है, वो आगे देखते हैं। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, जिसमें एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और 0.5 फ्रंट था भारत के कुछ ऐसे लोग जो भारत में रहकर भारत को ही खोखला कर रहे हैं। आज के इस युग में जब पूरा विश्व भारत से संधि करने को ललायत है, चाहे वो यूके हो। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend or partner of India. या फिर वो रूस के पुतिन हो जो सीधे रूप से कह देते हैं कि आज के भारत को प्रेशराइज करके काम कराना इम्पॉसिबल। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. या भारत और यूएस के संबंध आज अपने चरम पर हो। Many would argue that this is the highest point in India-US relations, the highest ever. बाहर के देश भारत की ग्रोथ को देखकर इस ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं और भारत में विद्यमान कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसी ग्रोथ को डीरेल करने के लिए
सतत प्रयासों में लगे हुए हैं। सभी को पता है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें भारतीय लोगों को कास्ट्स में बांटा गया था। और आज जब राहुल गांधी ओबीसी डिवाइड की बात करता है, कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब ये बात होती है तो एक पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट वाला वर्ग राहुल गांधी के लिए समर्पित होकर भारतीयों को डिवाइड करने में लग जाता है। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं। इस मुद्दे पर लड़े गए चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है और हार होते ही स्ट्रैटेजी चेंज करने का समय भी आ जाता है। अब ओबीसी मुख्यमंत्री कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए। इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। और इससे पहले सीए, जिसका भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, उस समय भी भारत के लोगों को भड़काया गया। अरे सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं किसने? Hear me out, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी एनआरसी कहाँ है? दिल्ली दंगा, जो पूर्ण रूप से भारत के बहुसंख्यकों के विरोध में किया गया प्रयोजन था। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़काया गया, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इंपैक्ट डालने का प्रयास किया जाता है। आपने एक मौलवी का वीडियो देखा होगा, जिसमें वो प्रोटेस्ट के महत्व को समझाते हुए बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से इकोनॉमी रुक जाती है, एफडीआई नहीं आती है, इसीलिए प्रोटेस्ट करने चाहिए। भारत के एक वर्ग ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया महिलाओं के लिए। रीडर्स ने इसे छाप भी दिया बिना डेटा के, बिना सर्वे के। और ये सर्वे, जो कि सर्वे ही नहीं था, वो भारत की इमेज के लिए कितना खतरनाक हो सकता था वो आप सभी को पता है। कभी मुद्दा नॉर्थ साउथ डिवाइड का आ जाता है और वो बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया जैसे नैरेटिव चलने लगते हैं। ये नैरेटिव्स कभी पाकिस्तान डिफेंस ने चलाए थे, वही नैरेटिव्स फिर से भारतीय चलाने लगते हैं। सोचिए क्यों? खालिस्तान का मुद्दा जो दबा कुचला सा पड़ा हुआ था, उसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बहाने फिर से हवा दी जाती है और देश विदेशों से फंडिंग दी जाती है इस मूवमेंट के पुनरुत्थान के लिए। चलिए अब एक काम कीजिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट के पहले और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद खालिस्तान के ऊपर गूगल सर्च कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कब और कैसे ये मुद्दा फिर से जीवित हो गया। अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को भारत में भेजकर फिर से पंजाब में टेररिज्म फैलाने की साजिशें रची जा रही थी और भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने अमृतपाल सिंह तक को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन स्ट्रिंग ने यदि इन बुद्धिजीवी लोगों को कुछ कह दिया या कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसके लिए उसका पूरा चैनल डिलीट करवाया जाएगा। स्ट्रिंग या सब लोकतंत्र चैनल का डिलीट होना भी इसी लड़ाई का, इसी 0.5 वर्ग का काम है और इसी लड़ाई का हिस्सा है। चलिए अब आगे ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत को सुपर पावर क्यों बनना चाहिए। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कहना था कि भारत को 2.5 फ्रंट्स पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस 2.5 में आधा फ्रंट उन लोगों का है जो भारत के बारे में भ्रांति फैलाकर उसके बढ़ते कदमों को रोकते हैं या फिर इस नैरेटिव का शिकार होकर उपद्रव करते हैं। संसद में स्मोक बम लेकर घुसने वाले लोग इसी नैरेटिव के कारण संसद में घुसे थे और कुछ आधे फ्रंट वाले उन उपद्रवियों को भगत सिंह बना रहे हैं। भगत सिंह की तरह लोग भगत सिंह को पसंद करते थे, भगत सिंह फैन पेज पर, तो भगत सिंह को आइडलाइज करके आदर्श मान के प्रदर्शन करना कितना जायज मानते हैं? अब ऐसी स्थिति में यदि भारत के सुपर पावर बनने के एस्पिरेशंस पर ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि भारत को सुपर पावर बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए। सुपर पावर यानी वो देश जो आर्थिक रूप से सबल हो पर उसका डिफेंस भी अभेद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट वर्ल्ड वाला हो और उसके स्टैंड को वैश्विक स्तर पर माना जाए। भारत दो तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए भारत में पड़ोस के देशों से घुसे बताए जाते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसने 1000 वर्ष तक आक्रांताओं को झेला है, गुलामी का एक बड़ा कालखंड देखा है और उसका एक बड़ा कारण है डिफेंस पर उचित कार्य ना करना। राणा सांगा वीरता में कम नहीं थे पर बाबर के पास तोपें थी। यदि आज भी भारत अपने डिफेंस और नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है तो इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि आर्थिक रूप से तो भारत 1000 साल पहले भी विश्व में प्रथम था। रघुराम राजन जी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाने को कह रहे हैं। भारत को सुपर पावर बनने की क्रेविंग होनी चाहिए, क्योंकि
भारत उन कुछ देशों में से है जिसका इतिहास दमन का नहीं, हाँ, अपनी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है, क्योंकि ऋषियों की तपस्या को सिद्ध करने के लिए भी स्वयं राम को धनुष धारण करना पड़ा था। आप इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में लिखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को, सपोर्ट करें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें और अच्छा लगेगा। आगे की जानकारी के लिए पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।